नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है, फॉलो कर लीजिए। और अगर आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर एक मैसेज करके, ठीक है, और आप किसी स्टेट से हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतना मैसेज करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हो तो हमारा जो लक्ष्य बैच है आपका चल रहा है। ठीक है, इसमें लेट मत करो, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जो है दोनों मिलती है। जो आपका थ्योरी है ना, जो भी आपके सब्जेक्ट आपके पेपर में आते हैं, जनरल नॉलेज हो गया, लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, या किसी अदर स्टेट की बात करते हैं, किसी भी स्टेट से हो, तो जो भी आपके सिलेबस में आते हैं वो चीज़ें आपको जो है इस वाले बैच में बिल्कुल बिल्कुल थ्योरी के रूप में पढ़ाई जा रही हैं। प्लस आपको इस बैच में, ठीक है, इस बैच में आपको यहाँ पर ये जो ई बुक है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, ये सब कुछ आपको जो है अभी ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर कंटिन्यू रहेगा। मे बी जब तक रहेगा कंटिन्यू, कभी भी आपका ये ऑफर एंड हो सकता है। 699 के स्थान पे आपका सिर्फ और सिर्फ 499 में आपका ये ऑफर चल रहा है। तो अगर आप लोग इस बैच को लेना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, हमारा जो DRG ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कोर्स में जाना है, और कोर्स में आपको लक्ष्य बैच जो है देखने को मिल जाएगा। आप कोर्स में जब जाएंगे, लक्ष्य बैच मिलेगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे पे करके फ़ोनपे, पेटीएम, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट करके आप लोग जो है पे आउट कर सकते हैं। और वहाँ पर जब भी आप ऐप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये परचेज वाला। परचेज वाले सेक्शन में जाके जब परचेज कर लेंगे, खरीद लेंगे, तो परचेज वाले सेक्शन में जा करके अपने क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जिसको लेना वो ले सकता है। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाइए, इससे जल्द ही आप सभी क्लास को तुरंत स्टार्ट कर दिया जाए। बिल्कुल भैया, फटाफट आप सभी लोग जुड़ जाइए, जिससे आपकी क्लास जल्दी से स्टार्ट कर दे। चलिए फटाफट से देखिए, आपका पहला प्रश्न यहाँ पर उपस्थित है। देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है। कहा गया है मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक के निर्गत किया गया था। तो आप जानते हैं मध्ययुगीन भारत में कहा गया है, तो मध्ययुगीन भारत में अगर पूछे कि सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था, तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो माना जाता है कि परीक्षण का काल। कौन सा काल भैया? आप जानते हैं शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण काल माना जाता है। और क्योंकि उसने मिश्रित धातुओं के सिक्कों का क्या कर दिया, सिक्कों को बंद कर दिया तथा शुद्ध सोना चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिनकी तौल एवं आकार निश्चित हुआ करती थी। उसके चांदी के रुपए की तौल माना जाता है 180 ग्रेन था, जिसमें लगभग 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। और इस पर प्रायः अरबी अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में भी सुल्तान का नाम अंकित होता था। तो ये सारी चीजें डियर आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट। कहा गया महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो अगर महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार पूछा गया कौन है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कौन था। उत्बी था। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। कौन सा था भैया? आप जानते हैं उत्बी था। उत्बी का मतलब आप जानते हैं, अगर हम बात करें कि इनके दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी अलबरूनी, कौन? शाहनामा के लेखक फिरदौसी अलबरूनी और उदबी आदि विद्वान एक साथ जो है विद्वान रहते थे। आप जानते हैं जो उत्बी है यह महमूद गजनवी का जो है क्या था, दरबारी इतिहासकार था। तो हमसे दरबारी इतिहासकार पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी उत्बी होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर पा रहे हैं डेर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है? बहुत आसान सा प्रश्न है। कावेरी के मुहाने पर यह स्थित है। कहां पर? प्राचीन पत्तन पुहार अगर पूछे तो कहां पर स्थित है? कावेरी के मुहाने पर स्थित है। आप जानते हैं प्रारंभ में चोल शासक करिकाल ने कावेरी तट पर पुहार के बंदरगाह को दुर्ग बनवाकर सुरक्षित किया था, और उसने इस कार्य में सिंघल यानी लंका के युद्ध बंदियों को लगाया था। आप अच्छी तरह से इसे जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल।
आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, फटाफट देखते रहो। कहा गया है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? आपको बताना है महावीर स्वामी को किस तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। फटाफट से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि महावीर स्वामी के बारे में बात आ गई है, तो आप महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लो, महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं महावीर स्वामी, सबसे पहली बात तो ये आप ये बताओ महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म फटाफट छाप दो आप लोग। महावीर स्वामी के जन्म के बारे में तो आप लोग जानते हैं, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम, कहां पर? हाँ, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहां पर? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी में। कहां हुआ था? आप जानते हैं 540 सॉरी ईसा पूर्व है। क्या है 540? क्या है? ईसा पूर्व में हुआ था। आप जानते हैं 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? आप जानते हैं इनके पिता तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ के घर हुआ था। इनकी माता का नाम क्या? त्रिशला था। याद रखना, इनकी माता का नाम पूछा जाता है माता, और पूछा जाता है कहां की राजकुमारी थी, तो माता का नाम क्या था? त्रिशला था। त्रिशला जो कहां की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी। कहां की? लिच्छवी गणराज की क्या थी? राजकुमारी थी। याद रखना है, लिच्छवी गणराज की, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी, लिच्छवी गणराज्य की क्या थी? राजकुमारी थी। डियर आप सभी को इसे याद रख लेना है, एग्जाम में यही आपका आ जाता है। तो ये कहां की थी? लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। आप जानते हैं आगे हम बात करेंगे 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने क्या किया था? गृह त्याग कर दिया था। इन्होंने कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। इन्हें गृह त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। और आप जानते हैं 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी जिसे ज्ञान की प्राप्ति के कहते हैं, तो क्या था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। याद रखना, गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष तक, 12 वर्ष के कड़ी साधना के बाद, कड़ी साधना के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति, जिसे क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति, या हम ज्ञान को क्या कहते हैं? कैवल्य की प्राप्ति कह सकते हैं। कैवल्य की क्या हुई? प्राप्ति हुई। आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना है। जो किस नदी के किस नदी पर था? तो आप लोग जानते हैं ऋजुपालिका नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। ये सारी चीजें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। 4 नंबर का डी। क्लियर है? अगला कहा गया है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आप जानते हैं संगनकल्लू। क्या है? अगर हम बात करें राख का टीला तो किस नवपाषाणिक स्थल से यह संबंधित है? तो आप जानते हैं कर्नाटक में मैसूर के पास एक वेल्लारी जनपद में स्थित क्या है? संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख का टीला मिला। और विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे राख का टीला के रूप में जाना जाता है। तो ये संगम कल्लू, अगर आपसे पूछे संगम कल्लू कहां पर है, आप कहेंगे कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में। कर्नाटक में मैसूर के पास, मैसूर के पास संगनकल्लू जनपद।
कहां पर डियर? तो याद रखेंगे कहां पर? संगनकल्लू जनपद में नौपाषाणिक प्रस्थल राख का टीला प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर? यहाँ पर राख का टीला। और राख का टीला किससे बना हुआ था? तो आप जानते हैं जानवरों के गोबर को इकट्ठा किया गया था और वहां पर क्या लगा दी गई थी? आग लगा दी गई थी। तो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। हाँ चलो आगे देखो नेक्स्ट। कहा गया किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? बहुत ही मजेदार और बढ़िया प्रश्न है। कह दिया गया किस अधिनियम के अंतर्गत भारत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। अगर चुनाव के तत्व के बारे में बात करें तो आप जानते हैं 1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। कब हुई? 1885 में। 1885 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या हुई? स्थापना हुई। आपको सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई। 1885 ईस्वी में कहां पर? मुंबई में हुई थी। आप जानते हैं स्थापना हुई जिसने संवैधानिक सुधारों की क्या की? मांग की। इसने संवैधानिक सुधारों की मांग की और इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित कर दिया। क्या पारित कर दिया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित कर दिया। और इसके बाद आप जानते हैं अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। अतिरिक्त सदस्य में आप जानते हैं 2/5 सदस्य गैर सरकारी होने थे और ये भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों या जातियों व विशिष्ट हितों के आधार पर नियुक्त किए गए थे। आप सभी को याद रखना है, अच्छी तरह से हम इसे याद रखेंगे। क्लियर है? हाँ। अब जाते हैं इस अधिनियम के तहत निर्वाचन पद्धति का आरंभ सबसे महत्वपूर्ण था, यद्यपि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया था और निर्वाचित सदस्य हेतु मनोनीत शब्द का प्रयोग भी यहां पर किया गया। क्या? मनोनीत सदस्य। निर्वाचित के लिए आप जानते हैं मनोनीत शब्द का प्रयोग यहीं पर कर लिया गया है। आप सभी को ये महत्वपूर्ण याद रखना है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है। कहा गया है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो आपसे पूछा जाए अगर कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। अगर आप टॉपिक वाइज हिस्ट्री को पढ़े हैं तो मैं सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं, बहुत बढ़िया से मैंने ये सारी चीजें समझाया है। मैंने आपको क्या बताया है? सारी चीजें ये बताया है कि जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, नमक सत्याग्रह का सीधी सी एक फंडा है। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने स्टार्ट कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 30 ईस्वी को कहां से? साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ किसके साथ? 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च इन्होंने स्टार्ट किया। और उसके बाद कहां पर? आप जानते हैं 6 अप्रैल, लगभग कितने दिनों तक? लगभग 24 दिन के पैदल यात्रा के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। आपको याद रखना है कितने दिन के? 24 दिन के पैदल यात्रा में लगभग आप जानते हैं 240 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी। लगभग कितना किलोमीटर इस 24 दिन में? कितना? 240 किलोमीटर की दूरी। 240 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय किया था।
और यहां से आप देख रहे हैं 78 अनुयायी थे, लेकिन यहां से जब यहां पहुंचे तो यहां पर लगभग 2000 अनुयायी पहुंच चुके थे। कितने? 2000 हो चुके थे, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। जहां पर सबसे ज्यादा योगदान किसका था? महिलाओं का था। यहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक थी। यहां पर पहुंचने के बाद गांधी जी ने देखा, अरे वाह, यहां से हम 78 चले थे, यहाँ 2000 हो गए हैं, लाओ यहीं पर एक और आंदोलन का शुरुआत कर देते हैं, एक नए आंदोलन की घोषणा कर देते हैं। तो यहीं पर गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या किया डियर? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने यहीं पर शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से क्या किया डियर? शुरू कर दिया गया। तो ये सभी आप सभी को महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या इनका सीधा मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। क्या करना? नमक कानून को निरस्त करना इनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, अब जानते हैं जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को समाप्त करना है, इनका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, चलो। इंडियन होम रूल सोसाइटी, आप सभी को पता है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब? 1905 ईस्वी को। कब हुई थी? अगर हम बात करें इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। कब? 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। आपको याद रखना है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसे हम किस नाम से जानते हैं? इंडिया हाउस के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। इंडिया हाउस अन्य नाम है इसका। क्या है? अन्य नाम क्या है? इंडिया हाउस। तो कब हुई इसकी स्थापना? 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई। इसका नाम क्या है? जो है इसका नाम है इंडिया हाउस भी इसका नाम है। अगर इसका पूछे कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजी सरकार को आतंकित जाना जाता था, और इस संस्था का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। और यहां से एक समाचार पत्र, आप जानते हैं, सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन किया गया था। तो आप सभी को ये सारी चीजें डियर याद रखना है। बिल्कुल। अगला नेक्स्ट देख लो, क्या होगा अगला आंसर? हाँ, कहा गया किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो आप सभी को पता है 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। कब? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में जो है विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रखी गई, और 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा कर दी गई। तो यहां पर याद रखना है कहां पर ऐसा हुआ? बनारस में हुआ। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, अगर घोषणा पूछे तो घोषणा आप लोग जानते हैं 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी, लेकिन जो है परिणाम स्वरूप आप जानते हैं 6 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन के जो है टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। कब? 6 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया। 1905 में हुए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। आपको याद रखना है किसका? तो बनारस अधिवेशन, अगर पूछ ले कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और इसी में क्या कहा था इन्होंने? इसी में बात करें तो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन समर्थन चलाने का क्या किया था? समर्थन किया था। कहां पर? बनारस से। ठीक है, याद रहेगा।
चलो, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था? आप सभी को पता है, अच्छी तरह से कुछ बताना आपको है नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी। कई घटनाएं इसके कार्यकाल में हुई। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से माना जाता है? आप जानते हैं 1848 से 1856 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। कब से कब तक? 1848 से 1856 ईस्वी तक माना जाता है। इसके कार्यकाल में चला था राज्य हड़प नीति। क्या चला था? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति के तहत आप जानते हैं, राज्य हड़प नीति के तहत ये राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाता हुआ जा रहा था। और राज्य हड़प नीति के तहत सबसे प्रथम राज्य कौन सा था? तो आप लोग जानते हैं सबसे प्रथम राज्य किसको हड़पा गया? तो सबसे प्रथम राज्य सतारा को हड़पा गया। सतारा के बाद संबलपुर, संबलपुर के बाद आप जानते हैं जैतपुर। ऐसे धीरे धीरे क्या किया गया? हड़पते हुए जाया गया। आप जानते हैं हड़प नीति जिसे कहते हैं, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति ऐसे कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये क्या था? रानी लक्ष्मीबाई कि जब पति की मृत्यु हो गई तो उनके उपरांत उनका दत्तक पुत्र का मतलब जानते हैं, दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ संतान। यानी अगर इस नीति का एक कारण यह था कि अगर आपके राजा के खून से प्राप्त संतान नहीं है तो वह उस राज्य को किसी प्रकार से क्या करता था? उस राजा के बाद वो अपने राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया करता था। तो उनका जो दत्तक पुत्र था, जो गोद लिया हुआ पुत्र था, उससे वंचित कर दिया। राज्य हड़प नीति के तहत क्या कर लिया गया? जो है झांसी को भी लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और लास्ट में आप जानते हैं या तो ये आता है या तो आता है अवध को। अवध, तो आप लोग जानते हैं अवध को जो है कुशासन, क्या? कुशासन के आरोप से, कुशासन के आरोप से इसने क्या किया था? अवध को हड़प लिया था। अवध को किस पे हड़प लिया था? तो पूछा जाता है कुशासन के आधार पर किस राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो अवध को कुशासन के आरोप लगाकर इसे क्या किया? हड़प नीति में शामिल कर लिया गया। कहां पर? हड़प नीति में शामिल कर लिया गया। इसके कार्यकाल की एक घटना और है, आप लोग जानते हैं, इसने प्रथम रेलवे स्टार्ट की। प्रथम बार रेलवे आप जानते हैं 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक चली? आप सभी को पता है, मुंबई से ठाणे। कहां पर? मुंबई से ठाणे चलती। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, जिनका आंसर आ रहा है डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। ठीक है। हाँ, अगला कहा गया एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी। क्या होता है? यांगटीसी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी है? आप जानते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी चीन की यांगत्सी नदी है। इसका बहाव क्षेत्र आप जानते हैं 8915 मील प्रति 63,000 किलोमीटर है। आप जानते हैं यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नील और अमेजन का क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान है। आपसे अगर पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? नील है। और अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और दूसरी नंबर पर भी हम अमेजन को रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर किसको रख सकते हैं? अमेजन को रख सकते हैं। और तीसरे नंबर पर क्या है? पहले स्थान इसको मिला है, इसको दूसरा मिला है। और यांगत्सी को आप लोग जानते हैं, इसे कौन सा स्थान प्राप्त है? विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है। लेकिन एशिया में बात करें तो एशिया में जो है पहला स्थान, एशिया में पहला, लेकिन विश्व में तीसरा स्थान इसे प्राप्त है। डियर, आप सभी को इसे अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, चलो। कहा गया बृहत ज्वार आता है, बहुत आसान है। बृहत ज्वार तब आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। क्या होते हैं?
जब सूर्य तथा चंद्रमा क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो क्या आता है, बृहत ज्वार आ जाता है। आप जानते हैं सागरीय जल के ऊपर उठकर, सागरीय जो जल होता है उसके ऊपर ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया ज्वार कहलाती है, और इसके लिए सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है। आप जानते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। ज्वार दो प्रकार का होता है, एक बृहद ज्वार। बृहद ज्वार कब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, युवती वियुति। क्या कहते हैं, स्थिति क्या कहते हैं, युति और ब्यूटी या सजगी कहते हैं। तथा लघु ज्वार क्या होता है, ये जब कब कब आता है, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, तब लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, यहां दिया भी गया है, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं तो कौन सा आता है, लघु ज्वार आता है। कौन सा आएगा, लघु ज्वार आएगा। और जब ये सीधी रेखा में होंगे तो कौन सा ज्वार आएगा, बृहद ज्वार आएगा। ज्वार दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। लहर का ऊपर उठकर नीचे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वार। ठीक है। कहा गया भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर, हाँ, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका सही है। अगला बताना है, भारत अवस्थित है, भारत कहां पर अवस्थित है, जल्दी से बताइए। भारत का, हाँ, तो भारत अवस्थित है कहां पर, आप कहा गया है अक्षांश जो है 8, नहीं ये गलत है। आगे यहां दक्षिणी दिया गया है, नहीं, हाँ ये वाला सही है, उत्तरी है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। जनगणना 2021 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है, आप सभी को यह बताना है कितने प्रतिशत है। कहा गया है जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है, ये आप सभी को बताना है अच्छी तरह से। तो अगर हम 11 के अनुसार बात करें तो कितना परसेंट है, 31% है। ऑप्शन नंबर सी। कितना परसेंट है डियर, 31% है। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। कहा गया साख पत्र दिया जाता है। अगर आपसे कहते हैं साख पत्र दिया जाता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं साख पत्र क्या क्या कहा जाता है। साख पत्र एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, जो साख पत्र है एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। आपको अच्छी तरह से पता है जो साख पत्र होता है क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। साख पत्र को क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं, या हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको याद रखना है, क्रेडिट कार्ड भी इसे कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको साख पत्र नहीं पता है तो इसे क्रेडिट कार्ड हिंदी में याद रखो। हिंदी में क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं, यहाँ पर साख पत्र कहते हैं। बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा हिंदी में दे दिया गया है, बाकी आप सारी चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, हाँ। कहा गया उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। अगर आपसे पूछे, देखो उत्तर प्रदेश से विशेष से प्रश्न आ गया, उत्तर प्रदेश औद्योगिक जो है विकास निगम स्थापित है, तो कहां पर स्थापित है, जो है आप जानते हैं कानपुर में। कहां पर है, कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का यह क्या है, उपक्रम है, याद रखना है। कहा गया है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। अगर रोलिंग प्लान जो है रोलिंग प्लान अथवा चल योजना जिसे कहते हैं, क्या, चल योजना को भारत में प्रथम बार जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू किया गया था। किसके द्वारा, जनता सरकार द्वारा। कब, 1978, 1978 इसमें जाना जाता था। तो जहां पर रोलिंग प्लान का हिंदी क्या होता है, चल योजना। ठीक है, चल योजना। अगर इसका मॉडल आपसे पूछ ले किस मॉडल पर था, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं गुन्नार
मिर्डल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग मॉडल। किसके द्वारा? गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान इसे हम कहते थे। आगे कहा गया निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप किसे माना जाता है? आप जल्दी जल्दी से बताएंगे। आप जानते हैं क्या माना जाता है? यम3। यम3 बराबर क्या होता है? यम1। याद रखना क्या होगा? यम3 बराबर क्या होगा? यम1 प्लस का बैंकों की सावधि जमाएं प्लस का बैंकों की सावधि जमाएं। सावधि का मतलब सावधि का मतलब क्या होता है? अवधि के अंतर्गत ही जमा को क्या कहते हैं? सावधि जमाएं कहते हैं। तो यम3 बराबर क्या होता है? यम1 और प्लस का बैंकों की सावधि जमाएं। ये इसका क्या है? फार्मूला है डियर, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलो। हाँ, कहा गया भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। अगर भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है पूछा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? आप जानते हैं वित्त मंत्रालय से। किसका? वित्त मंत्रालय से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताओ। वित्त मंत्रालय की स्थापना फटाफट छाप दो। तो वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। कब हुई थी भैया? 29 अक्टूबर 1946 ईस्वी को क्या हुई थी? आप जानते हैं वित्त मंत्रालय की स्थापना कर दी गई थी। आप सभी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हाँ। वित्त मंत्रालय जानते हैं भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय कानून और वित्तीय संस्थाएं, पूंजी बाजार, केंद्र तथा राज्य का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, हाँ। कहा गया भारत में स्थानीय शासन के से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार अवस्थित कीजिए। इनको काल के क्रम के अनुसार अवस्थित कर दीजिए। यहाँ पर दिया गया है LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति और GKV राव समिति। कौन सा कालक्रम यहाँ पर है जल्दी से बता दीजिए। हाँ, चलो। आप जानते हैं सबसे पहली बात, अशोक राय मेहता समिति का स्थापना कब हुआ? 1957 में। इतना तो आपको पता रहना चाहिए। अशोक राय मेहता, अगर आपसे क्या पूछे, सॉरी अशोक राय मेहता करें, हाँ बलवंत राय मेहता। क्या? बलवंत राय मेहता समिति की अगर स्थापना बात किया जाए तो कब हुई थी? 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो है योजना की सिफारिश की गई, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा। और हम बात करें तो 1977 में अशोक राय मेहता समिति का गठन किया गया। कब? 1977 में किसका किया गया? अशोक राय मेहता का। 1957 में किसका किया गया? बलवंत राय मेहता का। अगर हम बात करें 1957 में किसका? बलवंत राय मेहता का गठन कर दिया गया। 1985 ईस्वी में आप जानते हैं GKV राव समिति का गठन कर दिया गया। कब? हाँ 1985 ईस्वी में GKV। 1985 ईस्वी में किसका गठन कर दिया गया? हाँ हाँ 1985 में GKV का गठन कर दिया गया। याद रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम इस क्रम में इसको बैठाते हुए चल रहे हैं। देखो ये 1977 है, ये 1985 है। बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन अब यहीं से बन जाना चाहिए, आसानी से आप जानते हैं यहां से। हाँ 85 हो गया, 1977 हो गया, 1985। 85 के बाद आप जानते हैं 1986 में लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार पर क्या किया गया? LM सिंघवी समिति लाया गया।
क्या लाया गया, LM सिंघवी समिति लाया गया 1986 ईस्वी में लाया गया। आप जानते हैं किसके लिए, तो आप जानते हैं लोकतंत्र व विकास के लिए, पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार के लिए यह लाया गया। उसके बाद थुंगन समिति का गठन आप लोग जानते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने उद्देश्य से कर दिया गया था। और कब किया गया था आप लोग बताएंगे, तो 1988 ईस्वी में कर दिया गया था। कब कर दिया गया, 1988 में। एक जो बच गया है याद रखो, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, ये भी याद रख लो 1958 में। ठीक है, कब आप सभी को याद रखना है, 1957 में किसकी की गई, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कर दी गई, गठन कर दी गई। आप सभी को अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 1977 आएगा। कहां पर है, 3 नंबर यहां पर है बिल्कुल। उसके बाद क्या आएगा, 4 नंबर, फिर 1 नंबर, और फिर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, हाँ ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको रट ही लेना है। कहा गया भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अगर हम भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाने की बात करें तो किस में आएगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम जो है भारतीय संविधान में संशोधन की बात करें तो संशोधन किस अनुच्छेद में रखा गया है, आप जानते हैं अनुच्छेद 368 में। कहां पर, अनुच्छेद 368 में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, और केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबंध है कि वे जो है आप जानते हैं प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ये उसके लिए प्रावधान है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर आ रहा है उनका सही है। क्या है, 368 संशोधन, इसमें क्या दिया गया है, संविधान संशोधन दिया गया है, और यह लोकसभा राज्यसभा में कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। कुल कितने, 105 संशोधन हो चुके हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है, चलो कहा गया भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहां से लिया गया था, जल्दी से बताएंगे, आपको बताना है। हाँ तो आपको अच्छी तरह से है जो शून्यकाल है, शून्यकाल आप जानते हैं, शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया के नवसार भारत की देन है। कहां पर, नवसार भारत की देन है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या होगा, नवसार भारत की देन है। शून्यकाल कब से कब होता है, तो आप जानते हैं दोपहर में 12 से 1। कब होता है, दोपहर में 12 से 1 का समय, जो 1 घंटा होता है किसका होता है, इसे शून्यकाल का नाम दिया गया है। 12 बजे से 1 बजे तक क्या कहा जाता है, शून्यकाल दिया जाता है। भारतीय संविधान प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है, आपको यह भी याद रखना है, इसमें क्या है, शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। अगर पूछे यह किस वर्ष में लाया गया, तो 1962 ईस्वी से यह जारी है, और इसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, और प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। 1962 में यह क्या कर दिया गया, यह प्रसारित किया जाना शुरू हुआ। कब, 1962 ईस्वी में, 1962 में जारी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नवसार भारत द्वारा। ठीक, अगला, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, बताना है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, आप सभी को यह बताना है कौन सी इसमें सही हो जाएगी। हाँ, आप लोग जानते हैं क्या, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, क्या है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। आप जानते हैं संविधान के भाग 2 में, कहां पर, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से
11 तक। कहां तक? आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया है। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया है। कहां से कहां तक? 5 से 11 तक, भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में। आप जानते हैं यहाँ भारत में, हाँ, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आपको यह भी याद रखना है। कहां पर? भारत में ब्रिटेन के समान, भारत में ब्रिटेन, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, किसके समान? ब्रिटेन के समान क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। डियर, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, अगर पूछे संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल थे। कौन था? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उनसे भी क्या एकदम से सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियम समिति और संचालन समिति। अगर आपसे पूछे नियम समिति, नियम समिति यहीं पर लिख दो, इन्हीं के सामने, किसके थे? नियम समिति और संचालन समिति। तो याद रखेंगे, नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर बात करें नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर आपसे पूछे यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं क्या है? ये राज्यों के लिए समझौता समिति के क्या है? अध्यक्ष हैं। क्या है? राज्यों के लिए समझौता समिति के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जानते हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। किस समिति के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। सबसे महत्वपूर्ण यही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के क्या है? अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष हैं? तो आप जानते हैं जो है ये राज्यों के लिए समझौता समिति के अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछे और कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति, किसके? प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को अच्छी तरह से माना जाता है। डियर, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ, चलो, सलाहकार और प्रांतीय, इन और किसके थे? सलाहकार समिति। सलाहकार और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फिलहाल ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं डियर आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और बढ़ाते रहें अपने हर कदम को सफलता की तरफ। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़कर, हमारे डियर गुरुजी परिवार के साथ जुड़कर अपनी सफलता को निश्चित करिए और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा। इसी शुभकामना के साथ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर।